देखेंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻⁹ कूलम है, प्रोटॉन पे चार्ज मैग्नीट्यूड से में नेचर अपोजिट है। तो चार्ज के पास कहीं डायरेक्शन आया क्या? नहीं ना, तो मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो मतलब चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो फर्स्ट इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, सेकेंड क्या है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ठीक है, चार्ज क्या है, एक बॉडी से किसी दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, तो इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, वन बॉडी टू अदर बॉडी इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, जब एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में चला जाए तो चार्ज क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं एक बॉडी है ये और दूसरा बॉडी ही है। ठीक है, तो ये एक मैटर है, इसके अंदर एटम होगा, एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन होगा और कुछ प्रोटॉन होगा, यानी निगेटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके अंदर भी एटम होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा, तो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो जब ये दोनों बॉडी कांटेक्ट में लाए, ठीक है, जब ये बॉडी कांटेक्ट में लाए तो कुछ चार्ज हो सकता है इसमें से इसमें ट्रांसफ़र कर जाए। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कैसे कैसे होता है, किस में चार्ज ट्रांसफ़र होता है, किस में नहीं होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे। अभी बस इतना जानिए कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अच्छा, अब समझिए इसके बेसिस पे कितने तरह का चार्ज होगा। तो अगर मान लेते हैं कि जो चार्ज है, आपको पता होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है। इसके पहले आप लोगों ने केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा होगा। तो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का होता है। एटम इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, अलग अलग ऑर्बिट्स से मिला हुआ होता है। ठीक है, जो कि ये न्यूक्लियस के अबाउट रोटेट करता है। और न्यूक्लियस में क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कलेक्टिवली लाई करता है। एटम इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, और अलग अलग ऑर्बिट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रोटेट करता रहता है। अलग अलग ऑर्बिट में स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन रोटेट करता रहता है। ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट में। और किसके अबाउट रोटेट करता है, तो न्यूक्लियस के अबाउट रोटेट करता है। मतलब ये जो बीच वाला जो सेंट्रल पार्ट है ये न्यूक्लियस बोलते हैं हम लोग। सेंट्रल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसके अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कलेक्टिवली लाई करता है। और ऑर्बिट में क्या होता है, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो जब कभी भी एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा या तो दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र करेगा या दूसरे बॉडी का इलेक्ट्रॉन इसके में ट्रांसफ़र करेगा। तो हर केस में हमेशा जो होगा ट्रांसफ़र जो हमेशा होगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही होगा, प्रोटॉन का नहीं हो सकता है ट्रांसफ़र। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको देख रहे हैं ये जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस के सेंटर में लाई करता है। तो कभी भी प्रोटॉन को, किसी भी एटम से प्रोटॉन निकालना या फिर प्रोटॉन डालना बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली नॉर्मली। ठीक है, तो कभी भी जो चार्ज का जो ट्रांसफ़र होगा हमेशा चार्ज के इलेक्ट्रॉन के वजह से ही होगा, कभी भी प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही होगा। अब देखिए क्या होता है कि अगर किसी बॉडी में से चार्ज आएगा या फिर जाएगा तो क्या होगा। तो हमको पता है कि एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये पता है हमको कि किसी भी एटम में
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, जितना नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज। अब मान लेते हैं कि इसमें अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसमें अगर कहीं इलेक्ट्रॉन आ गया तो पहले मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन था तो 10 प्रोटॉन था तो न्यूट्रल था। अब इसमें से मान लेते हैं कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो अब 2 निगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया यानी निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये फिर एटम कैसा बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा ना, एक्सेस ऑफ एटम। ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या हो जाएगा आपका, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं किसी से अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसके वजह से क्या होगा, मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, पहले 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन था तो न्यूट्रल था, अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तब 8 इलेक्ट्रॉन बटा और 10 पॉजिटिव चार्ज बचा, तो बच जाएगा इसमें कितना, 2 पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए, तब चार्ज जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है वन बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक है। तो चार्ज हमेशा किसके थ्रू ट्रांसफ़र होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही ट्रांसफ़र होगा, या तो इलेक्ट्रॉन किसी में से जाएगा या फिर किसी में से आएगा, ठीक है। तो इस तरह से चार्ज को 2 कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। चार्ज को इस तरह से हम लोग 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो एक आपका क्या होगा, एक जो होगा आपका चार्ज, एक जो होगा चार्ज स्टूडेंट्स आपका पॉजिटिव चार्ज, जो कि पहले देख चुके हैं, और दूसरा क्या है आपका निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी पे मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और निगेटिव चार्ज मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये 2 तरह का चार्ज हो गया। फर्स्ट क्या है आपका, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, सेकंड चार्ज ट्रांसफरेबल है। नेक्स्ट जो है ट्रांसफ़र के आधार पे 2 तरह का आपका चार्ज हो सकता है, तो यहाँ पे 3rd नंबर लिख लीजिएगा, चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है, 2 तरह का चार्ज हो गया यहाँ से, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये क्या होता है, प्रॉपर्टी नंबर 4th उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4th क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेम चार्ज क्या होगा स्टूडेंट्स, सेम चार्ज रिपेल each other and opposite charge attract each other, ठीक है। तो अगर सेम चार्ज होगा यानी पॉजिटिव होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। और निगेटिव भी सेम चार्ज है तो ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। उसी तरह आपका पॉजिटिव निगेटिव हो, ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, या फिर निगेटिव पॉजिटिव हो तो ये भी क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर मतलब एक दूसरे से दूर भागेगा, और अपोजिट चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5th उतार लीजिए फटाफट। प्रॉपर्टी नंबर 5th क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स,
charge is always associated with mass। चार्ज जो है हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होता है। हम लोग देख रहे थे ना, एटम के अंदर थ्री पार्टिकल था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास मास था, चार्ज था, प्रोटॉन के पास मास था, चार्ज था, न्यूट्रॉन के पास मास था, लेकिन चार्ज नहीं था। ठीक है, इसका मतलब जहाँ पे चार्ज रहेगा वहाँ पे मास रहेगा। यानी अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर दूसरे बॉडी में अगर चार्ज ट्रांसफ़र करता है तो इसका मतलब क्या है कि साथ के साथ मास भी ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि चार्ज के साथ मास है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र क्या करता है स्टूडेंट्स, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा यानी इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ मास है। हालांकि ये बात और है कि मास बहुत कम है, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मास है तो सही उसमें। ठीक है, तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। अच्छा, तो यहाँ से एक बात निकल के आता है कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिवली चार्ज मतलब क्या? पॉजिटिवली चार्ज मतलब क्या अभी बताएं, डिस्कस किए हैं। पॉजिटिवली चार्ज मतलब क्या हो जाएगा कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया है तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रह गया, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो पॉजिटिवली चार्ज मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यानी इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल के चला गया ना, और इलेक्ट्रॉन गया तो साथ के साथ अपने साथ मास भी लेके चला गया। ठीक है, तो यानी ये क्या होगा, मास उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, मास डिक्रीजेस। हालांकि ये डिक्रीज हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, ये नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लिजिबल होगा, लेकिन डिक्रीज जरूर करेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अगर कोई निगेटिवली चार्ज होगा, निगेटिवली चार्ज बॉडी होगा, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगा तो इसका मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना स्टूडेंट्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इसका क्या होगा, चार्ज इंक्रीज करेगा, चार्ज मास। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कोई बॉडी अगर निगेटिवली चार्ज होगा तो इसका मतलब क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया होगा, और इलेक्ट्रॉन आया होगा तो अपने साथ मास लेके आया होगा। तो मतलब हम लोग क्या कहेंगे, एक्सेस ऑफ मास, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यानी मास क्या होगा, मास इंक्रीजेस। ठीक है, मास क्या होगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? चलिए, तो उतार लिए यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स है आपका 6 नंबर, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। इसका मतलब क्या है कि चार्ज जब भी अवेलेबल होगा, ठीक है, हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में होगा, यानी 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। ऐसा नहीं कि 4, 1.5 होगा, 2.5 होगा। जैसे मान लेते हैं कि कभी हम लोग पेन खरीदने जाते हैं बुक शॉप में, ठीक है, तो हम लोग कैसे मांगते हैं पेन, 1 दे दे, 2 दे दो, 3 दे दो, ऐसा थोड़ी मांगते हैं 1.5 दे दो, 2.5 दे दो, 3.5 दे दो। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन मतलब क्या है कि इंटीग्रल के फॉर्म में प्रेजेंट रहना। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब, चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब क्या है स्टूडेंट्स, चार्ज इज ऑलवेज अवेलेबल इन इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, चार्ज मतलब क्या है कि चार्ज एग्जिस्ट इन द स्मॉलेस्ट चार्ज, the smallest charge which can independently exist is the charge on an electron।
इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो दुनिया में सबसे छोटा चार्ज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है वो क्या होगा? दैट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। हमने डिस्कस किया था। और वो कितना होता है? वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो जब कभी भी किसी बॉडी से चार्ज आएगा या फिर जाएगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही आएगा जाएगा। तो हमेशा क्या होगा? या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 13, 15 इलेक्ट्रॉन, या फिर इंटीग्रल के फॉर्म में आएगा या फिर जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो हमेशा जो चार्ज होगा इंटीग्रल के फॉर्म में ही होगा। तो इसका मतलब किसी बॉडी पे अगर चार्ज होगा तो हमेशा n × e के फॉर्म में ही होगा। ठीक है, यानी n यहाँ पे क्या है? n इज नंबर, इंटीजर है यहाँ पे। ठीक है, इंटीजर। तो इसका यही मतलब है चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब यही है कि चार्ज हमेशा अवेलेबल होगा इंटीजर के फॉर्म में। इट विल ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड एज q = n × e। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका नेक्स्ट 7th नंबर है चार्ज इज कंजर्व। अब ये क्या है स्टूडेंट्स? मान लीजिए मेरे पास कोई आइसोलेटेड बॉडी है। तो आइसोलेटेड बॉडी मतलब उसमें से ना कहीं चार्ज आ सकता है ना कहीं से चार्ज जा सकता है। तो उस आइसोलेटेड बॉडी का हमेशा चार्ज क्या होगा? कंजर्व रहेगा। ठीक है, ना घटेगा ना बढ़ेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी इज कंजर्व। ठीक है, हमेशा जो आइसोलेटेड बॉडी का जो चार्ज होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा? हमेशा कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ऊपर वाला मिटा रहे हैं। तो आइसोलेटेड बॉडी का जो चार्ज होगा स्टूडेंट्स हमेशा कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो मतलब मान लेते हैं कि मेरे पास एक आइसोलेटेड बॉडी है, आइसोलेटेड है। ठीक है, इसमें 3 अलग अलग पार्टिकल है। इस पर मान लेते हैं 5 कूलम चार्ज है, इस पर -4 कूलम चार्ज है। ठीक है, और इस पर 2 कूलम चार्ज है। ये एक आइसोलेटेड है। आइसोलेट क्या हुआ? आइसोलेटेड बॉडी। मतलब इस पर ना कहीं से चार्ज आ सकता है ना कहीं से जा सकता है। तो इसको जब हमने क्या किया, मान लेते हैं तीनों बॉडी को इस तरह से शेक किया, मतलब कांटेक्ट में ले आया। ये सब तीनों बॉडी को हमने क्या किया? आपस में कांटेक्ट में ले आया। तो कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होगा? चार्ज ट्रांसफ़र होगा, हमको पता है। तो मान लेते हैं ट्रांसफ़र होगा। तो मान लेते हैं इस पर चार्ज अलग अलग बॉडी पे कितना बचेगा? मान लेते हैं इस पर 2 कूलम बचा। ठीक है, और इस पर 1 कूलम चार्ज बचा। तो इस पर कितना बचेगा? बनाइए तो इसको फटाफट। इस पर 3 बॉडी पे चार्ज कितना बचेगा? तो चूंकि हमको पता है ये क्या है? आइसोलेटेड बॉडी है, मतलब कहीं बाहर से ना चार्ज आएगा ना जाएगा। लेकिन तो तीनों जो अलग अलग बॉडी है तो तीनों का जो चार्ज है वो सेम रहना चाहिए ना। ठीक है, चार्ज हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, कंजर्व रहेगा, हमको पता है। तो हम ऐड कर देते हैं तीनों का चार्ज। ये कितना है? टोटल चार्ज जो होगा इसका कंजर्व रहेगा। तो इसको Q1 + Q2 + Q3। ये Q1 कितना है? 5 कूलम। Q2 कितना है? -4 कूलम। और Q3 कितना है? 2 कूलम। तो ये हो जाएगा आपका 5 में से 4 गया, 1 और 2 3 कूलम। यानी इसका कितना टोटल चार्ज है स्टूडेंट? 3 कूलम चार्ज है। तो चूंकि ये आइसोलेटेड बॉडी है तो इसका भी टोटल चार्ज कितना आना चाहिए? 3 कूलम आना चाहिए। तो देख लेते हैं। तो 3 कूलम चार्ज आना चाहिए। तो इसका कितना है? 2 कूलम। इसका कितना है? 1 कूलम। तो इसका कितना है? मान लेते हैं Q दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका Q दिया हुआ है। इसको स्मॉल q कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यही हमको निकालना है, ये स्मॉल q है। ठीक है, अब इस पर टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? 3 कूलम। 3 कूलम यहाँ पे लिख दीजिए। ये होगा आपका 2 और +1 कितना हो गया? 2 + 1 3 हो गया आपका। ठीक है, 2 और +1 दैट इज़ 3 कूलम हो गया। ठीक है, 3 कूलम और +q। तो यहाँ से q निकल जाएगा ना। q यहाँ से कितना निकलेगा? 3 - 3 यानी 0 कूलम। तो यानी इस बॉडी पे जो चार्ज होगा स्टूडेंट्स कितना होगा? 0 कूलम होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है?
सो दिस इज नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं चार्ज क्या है, कंजर्व है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट आपका जो लास्ट प्रॉपर्टी है, चार्ज इज इनवेरिएंट, ठीक है। चार्ज क्या है आपका, इनवेरिएंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7th होगा, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब क्या है कि चार्ज जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। आप लोग पहले पढ़े होंगे, क्लास 11th में पढ़े होंगे कि जिस तरह से मास क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है ना फ्रेम पे। मास क्या होता है, कभी भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है ना, चाहे वो कोई बॉडी एक्सेलरेटेड हो या फिर नॉन एक्सेलरेटेड हो। मास हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है किसी बॉडी का। तो उसी तरह जो चार्ज होगा वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। इसका ये मतलब है चार्ज इज इंडिपेंडेंट चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। चार्ज क्या होगा स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। मतलब इसका क्या है कि जो बॉडी होगा दैट इज चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड, ठीक है। चार्ज क्या है कि इंडिपेंडेंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। अगर मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, ठीक है, मान लेते हैं ये आपके पास बॉडी है एक, ठीक है, एक बॉडी है, इस पे मान लेते हैं चार्ज क्यू है। तो ये चाहे क्या हो, कोई भी फ्रेम में चला जाए या रेस्ट में रहे तब भी इसका चार्ज उतना ही रहेगा, मोशन में आएगा तब भी इसका चार्ज उतना ही रहेगा, एक्सेलरेट हो जाएगा मतलब ये फ्रेम चेंज हो गया। अभी कौन सा है, इनर्शियल फ्रेम में है, ये रेस्ट में है या फिर मोशन में रहेगा तो चार्ज क्यू ही रहेगा। तो रेस्ट में रहेगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा, देखिए रेस्ट में रहेगा यानी वेलोसिटी अगर 0 रहेगा, ठीक है, इसमें चार्ज कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। और ये सिर्फ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये अगर मोशन में रहेगा, मोशन में यानी कुछ वेलोसिटी होगा इसके पास और एक्सेलरेशन 0 होगा, सॉरी एक्सेलरेशन 0 होगा इसका, एक्सेलरेशन 0 यानी वेलोसिटी क्या हो गया स्टूडेंट इसका, कांस्टेंट। तब इसके पास क्या क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। देखेंगे आगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और थर्ड, अगर ये बॉडी एक्सेलरेटेड फ्रेम में जाएगा, एक्सेलरेटेड फ्रेम में मतलब कुछ एक्सेलरेशन होगा बॉडी का, यानी कुछ एक्सेलरेशन होगा तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो होगा, यानी वेलोसिटी इसका क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है, वेलोसिटी वेरिएबल होगा। तब उस केस में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, और थर्ड एक और क्या करेगा, ये एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जो बॉडी है, बॉडी चाहे वो रेस्ट में रहे तभी इसका चार्ज क्यों रहेगा, मोशन में रहे तभी इसका चार्ज क्यों रहेगा। ये और बात है कि रेस्ट में रहेगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट शो होगा, मोशन में रहेगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों शो करेगा, एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। और ये अगर मोशन में आ गया, मोशन मतलब वेरिएबल मोशन में आ गया, यानी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन रहेगा, यानी वेलोसिटी वेरिएबल रहेगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी भी रेडिएट करेगा, लेकिन इसका चार्ज जो है कांस्टेंट रहेगा, चार्ज रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। तो दिस इज़ नॉन एज द प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी था आपका चार्ज इज़ इनवेरिएंट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब बॉडी को अगर चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं तो क्या क्या हमारे पास मेथड्स है।